जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। और इससे पहले जो है आपका 1 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और ये जो हम लोग का बिहार दरोगा का सेट चल रहा है, तो ये सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है जो कि 2021 तक का सारा अपडेट है। ये जो आप स्पार्क पब्लिकेशन का बुक देख रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन बैंक है। इसमें आपको जितने भी 2008 से लेकर के 2021 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं पीटी और मेंस का, तो सारा प्रश्न आपको इस बुक में डाला गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो इस साल नए स्टूडेंट होंगे, बिहार दरोगा के फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये बेहतर साबित होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले कोई भी आप यदि एग्ज़ाम देते हैं तो उसका जो है प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है बिहार दरोगा का पीटी और जो मेंस का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2008 से लेकर के 2021 तक, सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद ही हम लोग का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और जो प्रैक्टिस सेट 1 है, तो प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोगों ने जो है 2021 में जो पीटी हुआ था, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, दोनों पीटी का हम लोग जो है प्रश्नों को देख लिए हैं। और आज जो हम लोग शुरू करेंगे वह 2008 का, ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। 2008 23 अप्रैल 2008 का जो है ये बिहार यहाँ पर जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि जो है मेंस का पेपर देखने वाला है। मेंस में 2 पेपर होता है, हिंदी और सामान्य अध्ययन, जो कि हिंदी में 100 क्वेश्चन होता है और सामान्य अध्ययन में भी 100 क्वेश्चन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 200 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोग का पेपर 1 जो है शुरू होता है बिहार दरोगा का 23 अप्रैल 2008 का। और पेपर 1 यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और पेपर 1 हम लोग जो है इस वीडियो के अंत में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पेपर 2 को देख लेते हैं, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन का 100 प्रश्न दिया गया। देखिए यहाँ से हम लोग का पेपर 2 जो है शुरू होता है सामान्य अध्ययन का। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसको जो है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कोई भी प्रश्न पे डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट होगा। देखिए जो महान्यायवादी होते हैं भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और यह भारत का महान्यायवादी ना तो संसद सदस्य होता है और ना ही यह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वह अपना त्यागपत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरा नंबर है प्रश्न कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति, देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है यह प्रश्न आपका 2008 का है। ये भी आपको एक बार माइंड में सेटअप कर लेना है। और उस समय का ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। तो 2008 में राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। लेकिन अभी कौन है? अभी रामनाथ कोविंद है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने? तो 23वें सेना प्रमुख जो है वो दीपक कुमार बने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वह जो थे, ये प्रश्न कब का है? ये भी प्रश्न करंट अफेयर का है। और उस समय जो प्रमुख यहाँ पर जो न्यायाधीश थे वो बालकृष्णन थे। लेकिन वर्तमान में हम लोग बात करें तो श्री NV रमन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह जो उत्तरदायी होता है यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? पुल निर्माण के लिए जो है किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ये प्रश्न आपका कब का? ये 2008 का प्रश्न है। और उस समय का ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो उस समय जो अनुबंध किया गया था वह तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए इसमें आपको टोटल जो है 6 से 8 जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो करंट अफेयर का प्रश्न देखने को मिलेगा। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? बिहार का कौन सा जिला पूछा गया है? तो वह जिला है आपका कटिहार। और ये जो प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का
9 नंबर है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया, यानी कि नेतृत्व प्रदान किया, तो वह आरा से प्रदान किए थे। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। यदि कोई आरा जगदीशपुर से होगा तो आप लोग वो कमेंट करिएगा। देखिए, बाबू कुंवर सिंह जो है 1857 के क्रांति के विप्लव के अमर सेनानी और जगदीशपुर आरा के जमींदार थे, जिनके नेतृत्व में यह विप्लव संगठित हुआ था। अंग्रेजी सत्ता के जो है प्रभावहीन बनाए रखने और कई युद्धों में कंपनी की सेना को जो है पराजित करने के पश्चात इनकी जो मृत्यु है युद्ध में घायल होने के दौरान हो गया था। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं, तो ये विजिटर बनाए गए हैं APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन आप लोग डी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। ये जो प्रश्न करे ये आपका 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो ये कृषि कार्य होता है 59, देखिए यहाँ पर 59.6%, लगभग में 60 मान लीजिए। और कितना प्रतिशत जो जनसंख्या है वो आश्रित रहता है कृषि पर, तो ये 76% जनता जो है कृषि पर आधारित है, आश्रित है। ठीक, चलिए और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 12 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से 60% होगा, यहाँ से ऑप्शन सी होगा। और भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो इनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 के जनगणना के अनुसार, तो 2001 के जनगणना के अनुसार जो है 47.53% जो है साक्षरता दर है, लेकिन वर्तमान में जो है वो 63.82% साक्षरता दर है बिहार के। ठीक, लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या 916 है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। ध्यानचंद जो है वो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, तो वो ये हॉकी से हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। देखिए मेजर ध्यानचंद जो हैं ये उनका जन्म जो है 1905 में हुआ था। कब, 29 अगस्त 1905 को हुआ था। और उनका मृत्यु जो है 1979 में हुआ था। और भारतीय फील्ड हॉकी के जो है भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान भी रहे थे। अगला यहाँ से प्रश्न है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है ये 1885 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि व्यापकता का सिद्धांत यहाँ पर डॉट से संबंधित रहा है, तो ये किससे संबंधित रहा है, ये आपको लॉर्ड डलहौजी से संबंधित रहा है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो प्रथम वायसराय यहाँ से आपका जो है लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है कि ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये ट्राई बेकर जो शब्द है ये आपको फुटबॉल और हॉकी इन दोनों से संबंधित है। अगला है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक कुमार गुप्त थे। देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है तो इसके संस्थापक जो कुमार गुप्त थे, और ये जो है 415 ईस्वी से लेकर के 454 ईस्वी के जो है मध्य ये आपका जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक, चलिए और इसको देखिए यहाँ पर जो है बनाया तो कुमार गुप्त था, लेकिन इसको ध्वस्त किसने किया था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसके द्वारा किया गया। चलिए अगला है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर किसकी राजधानी थी, ये मीर कासिम की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। मुंगेर का जो उस समय नाम था वह मुदगलपुर था। ठीक, आपको याद रखना है मुंगेर को जो है मुदगलपुर था उसका नाम। अगला यहाँ से प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम बीबी जैला था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वो पूर्णिया में हुआ था। ऑप्शन सी कर लीजिएगा, पूर्णिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? कामायनी, यह कामायनी जो है रवि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है। ठीक, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है ये महाकाव्य है, ये कामायनी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र पुस्तक ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है जय हिंद का नारा दिया गया। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध है मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? प्रमंडलों की संख्या जो है 9 है, और मंडल पूछा जाए, मंडल माने कि जिला, तो इसकी संख्या जो है 38 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? देखिए यहाँ पर बिहार की कुल जनसंख्या आपको बताना है। तो 8,28,78,996, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ से ए करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 30 नंबर है, कह रहा है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो वह कथक नृत्य से संबंधित है। वेद यहाँ पर सितारा देवी का जो जन्म है 1920 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। अगला है कि पटना कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना कोर्ट, इसकी स्थापना जो है ये 1916 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए यहाँ पर जैन धर्म के जो है 24वें और अंतिम तीर्थकार जो कि महावीर स्वामी का मृत्यु जो है, पहले हम लोग उनके जन्म जानते हैं। तो जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, और मृत्यु जो है वो 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो ये पावापुरी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं 33 नंबर की भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है जी? तो लुम्बिनी जो है ये नेपाल में पड़ता है। अगला है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ये 28वां राज्य है। ठीक है, झारखंड जो है 28वां राज्य है। अगला 35 नंबर प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या की यदि हम लोग बात करें तो ये संख्या 40 है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो ये हर एक साल 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 37 नंबर यह प्रश्न कह रहे हैं कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था ये गुप्त वंश का राजा था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो गांधी जी के द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह है ये चंपारण में किया गया था। देखिए दक्षिण अफ्रीका से जो है 1915 ईस्वी में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना जो पहला सफल सत्याग्रह है वो बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था, और यह सत्याग्रह जो है तिनकठिया प्रथा के विरोध में हुआ था। इस आंदोलन के पश्चात गांधी जी को जो है राष्ट्रीय पहचान मिली और तथा महात्मा की उपाधि से इन्हें समृद्ध, यहाँ पर जो है महात्मा की उपाधि इन्हें दिया गया, यानी कि जो है समादूत किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो ये अपना नई शाखा जो खोला गया इजराइल में खोला था। ठीक, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो नया जो है अफगानिस्तान, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। ठीक, ये 8वां देश है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है जी? तो यूएनओ ये न्यूयॉर्क में है। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए अगला है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को कैद किया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक, चलिए
अगला यहाँ से 43 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने ये 1924 में बने। देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी सिर्फ एक ही जो अधिवेशन था जो कि बेलग्राम का 1924 में हुआ था, मात्र इसी में वो क्या बोलते हैं अध्यक्ष बने थे। बाकी कोई भी राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें भाग नहीं लिए थे। ठीक, चलिए अगला है कि बंगाल का विभाजन हुआ था कब। 1905 में, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो इसका संयुक्त जो बैठक है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है, अच्छी बात है, लड़िए। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उस व्यक्ति की जो उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि वार्ड हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, इत्यादि पदों पर वो लड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो खेल पटियाला में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से जो एक निम्नलिखित खेल में से किस खेल से संबंधित है। ये जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है, यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, कौन सा होगा। राइट आंसर इसमें हम लोग का होगा ये निशानाबाजी से होगा। ठीक, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। राजा भोज ये संबंधित है परमार वंश। देखिए जो राजा भोज मालवा के परमार वंश का 9वां यशस्वी राजा थे। उनका जो शासनकाल था वो 1018 से लेकर के 1060 ईस्वी तक जो है शासन किए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था। देखिए यहाँ पर दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण है वह करवाया गया था किसके द्वारा। यह निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगला यहाँ से 51 नंबर है कि 1857 में मेरठ में जो प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की। 10 मई, 18 जून, 25 अगस्त या फिर 11 मई। तो आपका राइट आंसर होगा यह जो आग भड़का था ये 10 मई को भड़का था। ठीक, ये स्टार्ट तो होने वाला था 30 मई से, लेकिन इसे 10 ही मई को स्टार्ट कर दिया गया। ठीक, चलिए अगला है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथून राम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था। तो वह किया था 30 जनवरी 1948। ऑप्शन डी देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई। तो राजतंत्र की समाप्ति कर जो गणतंत्र की स्थापना हुआ था ये नेपाल में हुआ था। ठीक, किस देश में पूछा गया है तो नेपाल में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा। देखिए यहाँ पर राज्यसभा में पूछा गया है कितनी होनी चाहिए। तो ये 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा। देखिए यहाँ पर करेंट अफेयर का प्रश्न ये आपको एक बार माइंड में सेटअप कर लेना है कि ये 2008 का पेपर है और 2010 में जो कॉमनवेल्थ होने वाला था ये कहाँ हुआ। चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत। तो आपका राइट आंसर होगा ये भारत में हुआ था। ठीक, चलिए अगला है कि वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल। तो ये जो 2008 में हुआ था ये हुआ था आपका चीन में। अगला है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो श्वेत क्रांति ये आपका दूध से हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सभी जो है सिंधु की जो है ये सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है। तो ग्रेट खली का असली जो नाम है वो दिलीप सिंह राणा है। ठीक, दिलीप सिंह राणा ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग और कुछ जान लेते हैं। तो भारत के हिमाचल प्रदेश के जन्म में 7 फीट 3 इंच इनका जो लंबाई है 7 फीट 3 इंच तथा 420 पाउंड वाले दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली WWE के भागीदार जो है एकमात्र भागीदार हैं। ठीक, भारत के एकमात्र भागीदार है जिन्होंने जो है WWE में भाग लिया है।
चलिए, प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? तो सितार से रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? लोकनायक, देखिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और एक लोकमान है, तो लोकमान जो है वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। और भी हम लोग जान लेते हैं, महात्मा गांधी है तो उनको जो है राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। और यहाँ से हम लोग का, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद जो दरवाज़ा है यह है आपका फतेहपुर सीकरी में है। ठीक, देखिए बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है मुग़ल सम्राट अकबर ने करवाया था और यह जो है स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। प्रश्न है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो ये चलाई गया है मैत्री एक्सप्रेस, ऑप्शन डी कर लीजिएगा। और ये जो समझौता एक्सप्रेस है तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो उन्हें पद से जो हटा सकता है वो सांसद हटा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो ये सबसे पहले जो स्थापित हुआ था, पूछा गया है, तो ये पुर्तगाल से हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का जो संबंध है पूछा गया है किस खेल से है? तो ये हॉकी से हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग सीख कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से ऑप्शन ए में आपका फुटबॉल है, तो आप लोग फुटबॉल के लिए नोट कर लीजिएगा। फुटबॉल से जो संबंधित कुछ कप है, जैसे कि डुरंड कप है, रोवर्स कप है, संतोष ट्रॉफी है और मर्डेका कप, ये सभी जो है फुटबॉल से है। फिर बढ़िए क्रिकेट की तरफ, तो क्रिकेट से जो संबंधित है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से हैं। हॉकी की ओर यदि हम लोग बढ़ते हैं तो हॉकी में आपका आता है वेलिंगटन कप, आग का कप और फिर ध्यानचंद ट्रॉफी और रंगास्वामी कप, ये सभी हॉकी से संबंधित है। चलिए टेनिस देख लीजिए, टेनिस से होता है फ्रेंच ट्रॉफी, विंबलटन कप और डेविस कप, ये सभी टेनिस में दिया जाता है। 67 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वह है आपका चंद्रमा है, ऑप्शन डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? जातक जो है ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अगला है कि स्वेज नौ परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को ये किसके साथ है? भूमध्य सागर को ये जोड़ती है लाल सागर के साथ, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का जो है राष्ट्रीयकरण किया। कब? तो ये आपको याद रखना है 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए कहाँ? तो ये सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रावधान से है? तो ये विशेष प्रावधान जो है आपका जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन सीख लीजिएगा, लेकिन वर्तमान में ये हट गया है, ये 2019 में इसको हटा दिया गया है। ठीक, यहाँ पर रज्मनामा फारसी में अनुवाद था किसका? तो रज्मनामा ये फारसी में अनुवाद जो था महाभारत का था। ठीक, चलिए 73 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वो कौन था? तो 2 बार अभिषेक किसका हुआ था? ये औरंगजेब का जो है अभिषेक वो 2 बार हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेज़ों को सुनहरा जो फरमान है ये प्रदान किया गया था 1632 में। ठीक, ऑप्शन भी कर लीजिएगा 1632 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया कब? तो गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था 1510 ईस्वी में, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो होता है ये उत्पन्न होता है रेशम के कीट के लार्वा से जो है उत्पन्न होता है।
अगला प्रश्न है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है। तो मोबाइल सेल फोन जो काम करता है तो इसमें आवश्यक जो होता है वो आपका जैसे कि काम करने में अनुकूल हैंडसेट हो, सेवा प्रदाता नेटवर्क हो और सिम कार्ड हो, ये सभी होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। टाइपराइटरों में जो है उपलब्ध इसमें से नहीं है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा एंटर जो है नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो इसमें से सभी www, HTTP और ईमेल, ये सभी जो है ये आपका इंटरनेट से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति जो है सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो वो जो पॉजिटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक, वो ब्लड ग्रुप का जो होगा वह यूनिवर्सल यानी कि किसी को अपना ब्लड दान दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ताने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो ताने का जो कटाई है ये पुनः उगाने के लिए जो किया जाता है यह किया जाता है गन्ने में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एड्स का फुल फॉर्म बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी देख लीजिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है ये एड्स का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो इसमें एसिड उत्पन्न होता है, देख लीजिए दूध को फटने से कौन सा एसिड जो है उत्पन्न होता है। यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा ये लैक्टिक एसिड जो है उत्पन्न होता है। संतरे किसके प्रबल स्रोत है। संतरे किसके प्रबल स्रोत है जी, ये प्रबल स्रोत है विटामिन के। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन डी कर लीजिएगा। देखिए विटामिन सी जो होता है वो आपको खट्टे फलों जैसे कि आंवला हो गया, संतरा में पाया जाता है। और विटामिन जो होता है बी सी वो जल में घुलनशील है, लेकिन बाकी जो ए डी ई के है ये सभी वासा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। मच्छर से कौन सा रोग नहीं होता है। तो घेंघा रोग जो है ये से होता है, न कि ये मच्छर से होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। पालक के पत्ते ये प्रबल स्रोत हैं आयरन के। ठीक, देखिए पालक के जो हरे पत्ते होते हैं वो आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। और सबसे आयरन जो अधिक होता है किस में होता है, सबसे अधिक आयरन जो होता है वो मेथी में होता है। किस में, मेथी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय का कारण होता है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 88 नंबर है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो यह एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है यह दिया जाता है टिटनस के रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे। तो वह एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। अगला है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार जो किया गया था ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। और यहाँ से आप गैलीलियो देख रहे हैं तो ये गैलीलियो दूरबीन का खोज किया था। और जी मार्कोनी आप देख रहे हैं तो जी मार्कोनी जो है ये रेडियो का खोज किए थे। ठीक, और यहाँ से हम लोग का और नहीं है, यहाँ पर देखिए ये थॉमस अल्वा एडिसन है। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ये जो है बल्ब का खोज किए थे। भाप के इंजन का आविष्कार किया गया तो ये जेम्स वाट के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है, यानी कि PSLV का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो उसमें प्रकाश का वेग जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। कौन सी गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिम्मेवार होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत में आपका कौन सा हो जाएगा। अपरंपरागत स्रोत में यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। अपरंपरागत स्रोत में आपका यहाँ आ जाएगा सौर लालटेन। ठीक,
निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का जो मापन है किससे करते हैं? ये हम लोग आम मीटर से करते हैं। अगला प्रश्न है कि डायनेमो वह यंत्र जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो इसमें किसका? जस्ता का जो है परत चढ़ा होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ। तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो आपका हीरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जो कि अधातु है और यह कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न हम लोग का ये प्रश्न कह रहा है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो वाशिंग सोडा जो है यह है कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। ठीक, ऑप्शन यहाँ से आप लोग सी कर लीजिए। तो यहाँ तक जो हम लोग का पेपर 2 था सामान्य अध्ययन का, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं पेपर 1 को, जो कि उसमें हिंदी का 100 प्रश्न है। और चलिए यहाँ से हम लोग का पेपर 1 यानी कि सामान्य हिंदी का जो है आपका टोटल 100 प्रश्नों का शुरू हुआ। ये आपका 23 अप्रैल 2008 का पेपर है, जो कि बिहार दरोगा का मेंस का ये हिंदी का पेपर है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक, प्रश्न पहला है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे आंसू कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसू कवि। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि आवश्यकता से अधिक किसी से कुछ ग्रहण ना करना क्या कहलाता है? आवश्यकता से अधिक किसी से कुछ ग्रहण ना करना ये क्या कहलाता है? तो ये यहाँ पर अपरिग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिग्रह है। ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट। चलिए तीसरा प्रश्न है कि जो छाती के बल चलता हो। तो जो छाती के बल चलता हो उसे उरग कहते हैं। क्या कहते हैं? उरग। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला। तो तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वह है तितीर्षु होगा। कौन सा? तितीर्षु। ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट है। सृजन करने की इच्छा। सृजन करने की इच्छा क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा शिक्षा होगा। कौन सा? शिक्षा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट। चलिए अगला जो छठा प्रश्न है, कह रहा है कि जिन्होंने दूसरों के लिए अपना बलिदान किया हो। देखिए जिन्होंने दूसरों के लिए अपना बलिदान किया हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है शहीदों एवं अहुतात्मा। ठीक, यहाँ पर जो शहीद या फिर हुतात्मा दोनों कह सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7 नंबर से जो 9 नंबर प्रश्न है को उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करना है। यहाँ पर सवंतसर का समानार्थी क्या होगा? सवंतसर का समानार्थी क्या होगा? तो इसका समानार्थी होगा वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है कि तरनी का समानार्थी। तरनी का समानार्थी क्या होगा? यमुना होगा। यहाँ पर एतिहाय का समानार्थी क्या होगा? तो एतिहाय का समानार्थी यहाँ पर विरासत होता है। ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर है, 10 नंबर है। प्रश्न यहाँ पर प्रश्न 10 से लेकर जो 13 तक है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए संधि का भेद आपको बताना है। यहाँ पर बाड़ेमय, यहाँ पर देखो वाड़ामय संधि के किस भेद का उदाहरण? ये जो बाड़ेमय है ये संधि के किस भेद का उदाहरण है? दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या फिर आयार्दी संधि, कौन सा होगा? तो आपका यहाँ से राइट आंसर होगा ये उदाहरण है व्यंजन संधि का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अभिषेक संधि के किस भेद का उदाहरण है? तो अभिषेक जो होता है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि एकाएक संधि के किस भेद का उदाहरण है? ये जो एकाएक शब्द दिया गया है ये संधि के किस भेद का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है वृद्धि संधि का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निश्चय संधि के किस भेद का उदाहरण है? ये जो निश्चय शब्द देख रहे हैं ये संधि के किस भेद का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है विसर्ग संधि का। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का दिया गया है निर्देश। कह रहे कि प्रश्न संख्या 14 से लेकर के 19 तक निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद आपको बताना है। देखिए यहाँ पर संधि शब्द का सही संधि विच्छेद। तो संधि का सही संधि जो विच्छेद होगा वह होगा सम प्लस धी। देखिए आप लोग ऑप्शन सी देख लीजिए, सम प्लस धी होगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद। किन्नर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? किम प्लस नर। किम प्लस नर ऑप्शन डी सही है। व्यू शब्द का सही संधि विच्छेद। व्यू शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद हम लोग कर सकते हैं आपका बी प्लस ऊ है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट है। चलिए अगला यहाँ से 17 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इसका सही संधि होता है तिरा प्लस कार। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भावुक का सही संधि विच्छेद होता है भाव प्लस ओ का। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए कि पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद। पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद होता है पृष्ठ प्लस था। कौन सा? ऑप्शन बी देख लीजिए। पृष्ठ प्लस था जो होता है ये पृष्ठ का सही संधि विच्छेद होता है। पृष्ठ का मतलब पन्ना होता है। यहाँ पर 20 नंबर से जो 24 नंबर प्रश्न दिया गया पहले आपको निर्देश पढ़ना जरूरी है। कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताने के लिए सही विकल्प चुनना है। अज्ञा बेताल इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि इसका अर्थ होगा कठिन और जटिल कार्य करना। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अल्लाह मियाँ की गाय इसका अर्थ क्या होगा? अल्लाह मियाँ की गाय इसका जो अर्थ होगा कि सरल स्वभाव वाला। ठीक, सरल स्वभाव वाला। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंगारों पर लौटना इसका अर्थ क्या होगा? अंगारों पर लौटना इसका सही अर्थ होगा दुख प्लस यहाँ पर जो दुख सहना। ठीक, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आकाश कुसुम होना का अर्थ क्या होगा? तो आकाश कुसुम होना इसका होना कि अनहोनी एवं असंभव घटित होना। ठीक, अनहोनी एवं असंभव घटित होना यानी कि आकाश कुसुम होना। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि उल्लू बनाना है। यहाँ पर सॉरी उल्लू बोलना है। ठीक है, बनाना नहीं उल्लू बोलना है। तो इसका अर्थ क्या होगा? आप लोग गेस करिए। यहाँ पर उजाड़ हो जाना है। ठीक, उल्लू बोलना यानी कि उजाड़ हो जाना। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न संख्या जो 25 से लेकर 31 तक प्रश्न करे कि विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करना है। ठीक है, आपका यहाँ पर अमरन है तो इसमें कौन सा समास है? आमरन में कौन सा समास है? तो इसमें आपका जो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सत्य सई में कौन सा समास है? सत्य सई इसमें आपको कौन सा समास दिख रहा है? देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन द्विगु समास है। नर नारी का समास रूप क्या है? नर नारी का समास होता है द्वंद्व समास। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 28 नंबर। यह प्रश्न है कि छोट भय का समास रूप क्या है? छोट भय ये कैसा समास है? ये जो है कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि नीलकंठ का समास रूप क्या है? नीलकंठ जो होता है ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर जो है गिरहकट यहाँ पर देखिए गिरहकट इस समास का जो कौन सा समास का उदाहरण है? तो गिरहकट ये आपका तत्पुरुष से हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि गोबर गणेश का समास रूप। गोबर गणेश कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है गोबर गणेश। चलिए यहाँ से हम लोग का अगला प्रश्न शुरू होता है 32 से जो 36 तक। निम्नलिखित वाक्य प्रकारों में से सही विकल्प को चुनना है। छोटा बच्चा घर में रोता है वाक्य किस प्रकार का है? तो यह जो वाक्य है पूछा गया कि किस प्रकार का है? तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा ये सरल वाक्य है। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिए कैसा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। ठीक, 33 नंबर प्रश्न है कि ना आप आए ना मैं आ सका का वाक्य प्रकार बताइए। देखिए ये वाक्य है कि ना आप आए और ना मैं आ सका, ये कैसा वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जहाँ वह जाता है वहाँ उसे सामान मिलता है, यह कैसा वाक्य है? तो जहाँ वह जाता है उसे सामान मिलता है, ये मिश्र वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञानार्जन करूँ, यह कैसा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था, यह कैसा वाक्य है? तो ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 37 से जो 41 है, कह रहे कि शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना। देखिए यहाँ पर सम्मिश्रण और जो संप्रेषण लिखा गया, ठीक है, और कौन सा संप्रेषण जो है सही है, तो इसमें हम लोग का संप्रेषण ऑप्शन आपका ए जो है संप्रेषण ये सही है, ठीक। 38 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर पौराणिक लिखा गया, कौन सा पौराणिक सही है, तो यहाँ से हम लोग का पौराणिक यहाँ पर ऑप्शन बी वाला जो है पौराणिक ही है, सही है। चलिए अगला यहाँ से जो बर्तुला लिखा गया, यहाँ पर बर्तुल लिखा गया, कौन सा बर्तुल सही है, देख लीजिए बर्तुल, इसमें आपका जो है ऑप्शन सी वाला बर्तुल सही है। 40 नंबर देखिए यहाँ पर जो है श्लाघ्य लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर श्लाघ्य लिखा गया, कौन सा श्लाघ्य सही है, तो श्लाघ्य, यहाँ से हम लोग का ऑप्शन देखिए यहाँ पर श्लाघ्य जो ऑप्शन सी वाला है ये सही है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निषिद्धि, यहाँ पर निषिद्धि कौन सा, निषिद्ध जो है कौन सा सही है, ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ से ऑप्शन निषिद्ध जो ऑप्शन डी वाला है वो सही है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 42 नंबर है, यहाँ से देखिए 42 से जो 44 नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही अर्थ का चयन कर। देखिए यहाँ पर सिर से पैर तक, सिर से पैर तक, इसके लिए एक शब्द हो सकता है आपदा मस्तक। अगला प्रश्न है कि जिसकी भुजाएं घुटने तक जाती है, जिसकी भुजाएं घुटने तक जाती है, उसके लिए एक शब्द यहाँ से हम, उसके लिए सही शब्द क्या होगा, उसके लिए सही शब्द होगा अजानु बाहु। कौन, अजानु बाहु। जिसका पति आज्ञाकारी हो, देखिए जिसका पति आज्ञाकारी हो वो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर स्वाधीन पति का, कौन सा, स्वाधीन पति का उसके लिए सही है। 45 नंबर प्रश्न कि वाक्य के लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है, तो इसमें सर्वनाम रूप का जो है उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि कुछ कौन सा सर्वनाम रूप है, कुछ जो है ये कौन सा सर्वनाम है जी, तो कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अपने, यहाँ पर अपने अपना काम किया है, मैं अपना, कौन सा सर्वनाम, देखिए मैं, आपने अपना काम किया और मैंने अपना, तो ये कौन सा सर्वनाम है, ये जो सर्वनाम है ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा शब्द विशेषण है, ममेरा, मामा, मौसी या फिर मामी, तो विशेषण शब्द यहाँ से ममेरा होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बंगले झाँकना, इसका अर्थ क्या होगा, बंगले झाँकना, इसका सही अर्थ होगा कि लज्जित होना, ठीक। चलिए अगला यहाँ से 50 नंबर प्रश्न है कि कौड़ी का 3 होना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो कौड़ी का 3 होना इस मुहावरे का सही अर्थ है बहुत सस्ता होना, ठीक। ऑप्शन ए सही कर लीजिए, ये कौड़ी का 3 होना मुहावरे का सही अर्थ है कि बहुत सस्ता होना, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 51 नंबर है कि जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम रूप है। देखिए यहाँ पर ये जो सो है इन दोनों को जोड़ा है, तो ये कैसा सर्वनाम है, ठीक। तो ये बताइए आप लोग कैसा सर्वनाम है, ये आपका संबंधवाचक है क्योंकि दोनों के बीच का ये संबंध जोड़ रहा है। अगला प्रश्न है कि इतना काम किसने किया है, में इतना कौन सा है। देखिए यहाँ पर इसमें इतना में जो है, इतना काम किसने किया है, मैं इतना, ये जो शब्द देख रहे हैं आप शुरू में, ये कैसा विशेषण है, तो ये जो विशेषण है, ये इतना जो विशेषण है ये तुलनात्मक है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि उसका दिव्यांग, यहाँ पर उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है, मैं दिव्यांग क्या है, तो इसमें जो दिव्यांग का शब्द है वो विशेषण है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रत्यय जो होता है इसका प्रयोग अंत में होता है और उपसर्ग का जो है पहले होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग क्या कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पर जो है प्रत्युत्पन्न लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर प्रत्युत्पन्न लिखा है, कौन सा सही है, तो इसमें हम लोग का यहाँ पर जो उत्पन्न है ये ऑप्शन ए वाला ये सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी इसमें से शुद्ध है, तो यहाँ पर प्रवहमान जो है ये सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, अनाधिकार, यहाँ पर अनाधिकार जो सही लिखा गया है वो ऑप्शन अनाधिकार जो है ये सही लिखा गया है। चलिए 59 नंबर है कि सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग रूप, सुंदर विशेषण का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह सुंदरी होता है, ऑप्शन 1 सही है।
अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द है जो विशेषण है, तो आपका अशक्त जो शब्द है ये विशेषण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मालिक का स्त्रीलिंग में रूप होगा। मालिक का स्त्रीलिंग में रूप हम लोग यदि करेंगे तो यहाँ पर मालिन होता है। अगला प्रश्न है कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया में को किस कारक की विभक्ति है। देखिए यहाँ पर गुरु ने, यहाँ पर ये को जो शब्द है ये किसकी विभक्ति है पूछा गया है, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर आपका कर्म कारक की विभक्ति है। अगला है कि मेज से किताब गिरी में से किस कारक की विभक्ति है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो से है ये देखिए यहाँ पर से दिया गया है, तो ये जो विभक्ति है ये अपादान की विभक्ति है कि मेज से किताब गिरी। अगला प्रश्न है कि वह दिन भर काम करता है में भर कौन सा निपात है। कौन सा भर, इसमें जो है भर जो आप देख रहे हैं ये कौन सा निपात है, तो ये जो है बलदायक है। ठीक, चलिए अगला है कि मैं भी दिल्ली जाऊंगा। मैं भी क्या है, देखिए यहाँ पर भी जो है ये क्या है, निपात है, उपसर्ग प्रत्यय है या फिर प्रति जो प्रविशेषण है, कौन सा है, तो इसमें हम लोग का ये निपात है। अगला प्रश्न है कि लालच बुरी बला है में लालच का लिंग किस रूप में घोषित हुआ है। तो लालच बुरी बला है, इसमें लिंग का जो निर्धारण किया गया है वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 67 नंबर, ये प्रश्न कह रहा है कि शरद ऋतु में धूप में बैठा जाता है में कौन सा वाच्य है। ठीक है, यहाँ पर में कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पर भाववाच्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पेड़ काटता है में कौन सा वाच्य है। पेड़ काटता है, इसमें जो वाच्य है वो कर्म वाच्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मुझे से अब चला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। मुझे से अब चला नहीं जाता, तो इसमें जो वाच्य है वो भाववाचक वाच्य है। ठीक, भाववाच्य है। अगला प्रश्न है कि दाता का स्त्रीलिंग रूप। दाता का स्त्रीलिंग रूप होता है दात्री। ऑप्शन ए वाला दात्री देख लीजिए, बी वाला नहीं। अगला है कि कर्ता का स्त्रीलिंग रूप। कर्ता का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर कर्त्री होता है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। 72 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक है, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनना है, कौन सा इन चारों में से शुद्ध है। तो यदि हम लोग शुद्ध की बात करें, आप लोग चारों देख लीजिए, इसमें शुद्ध है कि आप वहाँ जाने की कृपया करें। यह वाक्य जो ऑप्शन सी वाला है ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, अगला है कि इनमें से यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। इसमें भी आपको शुद्ध देखना है, चारों में से शुद्ध कौन सा है। तो हम लोग का राइट आंसर इसमें से मुझे किताब खरीदनी है, ये बिल्कुल जो है प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। इसमें कौन सा शुद्ध है। दशरथ के 3 रानियाँ थी, ये सही है, बाकी जो 3 है ये हम पर गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द है जो कि संज्ञा नहीं है, तो सुनहरा ये कोई संज्ञा नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी शब्द विदेशज है। देखिए इसमें से विदेशज शब्द जो है इनाम है, ये जो इनाम है ये विदेशज शब्द है, बाकी जो यहाँ पर देशज है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 77 नंबर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द है तद्भव है, तो धाम जो है ये तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है कि उसने खाया है वाक्य काल में किस भेद का उदाहरण है। तो इसमें वाक्य काल में जो ये उदाहरण है ये आसन भूत का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 79 नंबर प्रश्न है कि जगती की मुख्य प्यास में दूसरे जगती शब्द का अर्थ। देखिए यहाँ पर 2 जगह जगती प्रयोग हुआ है, तो ये जो दूसरे जगह जगती है इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ होगा पृथ्वी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि श्री में किस वर्णों का संयोग है, सही विकल्प चुने। देखिए ये जो श्री शब्द बनाया गया है ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है, तो ये बना हुआ है स, र और ई, यानी कि ऑप्शन ए वाले जो है 3 वर्ड से मिलकर के ये बना हुआ है। अगला है कि ये छ है। ठीक है, यहाँ से छ में किन वर्णों का संयोग है, तो इसमें संयोग जो है क और प्लस ये स। ठीक, चलिए अगला है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची यहाँ पर पीयूष होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि इनमें से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पर चांदनी का पर्यायवाची जो नलिन है ये नहीं होता है।
अगला प्रश्न है कि कौन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा का पर्यायवाची इसमें से देखना है कौन सा नहीं है, तो तुषार जो है ये कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अगला है कि जल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची क्या होता है, जल का पर्यायवाची अम्बु होता है। अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर हुतासन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इंद्र का पर्यायवाची जो होता है ये बिड़ौजा जो है नहीं होता है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची इसमें से जो आपका भाद्रपद ये नहीं है, बाकी जो भानु, दिनकर और मंतंड है ये सभी हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन काला, यहाँ पर जो काला घर का पर्यायवाची नहीं है, तो काला घर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, यहाँ से रात्रि जो है नहीं है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर रात्रि चर जो है वो नहीं है। और 90 नंबर प्रश्न हम लोग का है, कह रहे कि ऊपरी का विलोम, ऊपरी का विलोम क्या होता है जी, ऊपरी का विलोम जो है निम्न होगा। ईस्ट का पर्यायवाची, ईस्ट, ईस्ट का पर्यायवाची यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा यहाँ पर सभी पूर्व, यहाँ पर जो है क्या है, सभी पूर्व कथिक। ठीक, ऑप्शन डी होगा। और अगला यहाँ से जो 92 नंबर प्रश्न है ये कह रहा है कि प्रज्ञा का विलोम, प्रज्ञा का विलोम क्या होगा जी, मूर्ख होगा। और अभिसरण का विलोम, अभिसरण का जो विलोम होता है वो अपसरण होता है। चलिए अगला यहाँ से आपका प्रश्न है, कह रहा है कि मसृण का विलोम, मसृण का विलोम क्या होता है, मसृण का विलोम रुक्ष होता है। प्रतिपन का विलोम, प्रतिपन का जो विलोम होता है वह अप्रतिपन होता है। 96 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि मलिन का विलोम नहीं है। कौन सा, मलिन का विलोम इसमें से जो नहीं है वह शुष्क जो है नहीं है। ठीक, चलिए 97 नंबर से जो प्रश्न है आपका 100 नंबर तक ये करें कि उचित शब्द चुन करके निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ति करना है। माला एक अच्छा डॉट डॉट है, क्या है, तो माला जो है यह एक अच्छा श्रृंगार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 98 नंबर है कि आने वाले सभी मेहमानों का डॉट डॉट है, क्या है, तो सभी मेहमानों का ये स्वागत है। ईश्वर डॉट डॉट है, क्या, तो ईश्वर जो है यह अज्ञात है। चलिए 100 नंबर यहाँ से हम लोग का जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है, यह प्रश्न है कि मोहन दावा लेने डॉट डॉट गया था, तो कहाँ गया था, मोहन दावा लेने जो है औषधालय जाएगा, कहाँ जाएगा, औषधालय जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 200 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, जो कि हम लोग का ये जो कि हम लोग का ये 23 अप्रैल 2008 का पेपर था। दोनों पेपर हम लोग का ये मेंस का था, फर्स्ट पेपर हिंदी का और जो सेकंड पेपर था वो आपका सामान्य अध्ययन का था। तो हम लोगों ने दोनों को कंप्लीट कर लिया और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगला जो आपका वो वीडियो होने वाला है, तो अगला जो टॉपिक हम लोग का होने वाला ये 2012 का देखेंगे, जो कि हम लोग का प्रवर्तन अवसर निरीक्षक का वो पेपर होगा और उसका वीडियो आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।